सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टेनो लैब। आज हम आपके लिए स्टेनोग्राफर से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम स्टेनोग्राफर के बारे में सारे पॉइंट्स डिटेल्स में कवर करेंगे। और इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है वो एसएससी स्टेनोग्राफर की तरफ रहने वाला है। इस वीडियो में हमें पता चलेगा कि स्टेनोग्राफर एज अ करियर ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है या फिर नहीं है। तो आइए इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेनोग्राफर होता क्या है। स्टेनोग्राफर बेसिकली एक टाइपिस्ट होता है, और जो स्टेनोग्राफर की जॉब होती है वो एक ऑफिस जॉब होती है, और हमें एक डेस्क पे बैठकर काम करना होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। और जो ये हमारी जॉब होती है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर जॉब होती है, इस बारे में हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो जॉब है ये बेस्ट फॉर गर्ल्स है, मतलब गर्ल्स के लिए जॉब बेस्ट है। और ये एक रेस्पेक्टफुल जॉब भी होती है। ऑफिस में हमारी काफी रेस्पेक्ट होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमें इंफीरियर समझेगा या फिर सुपीरियरिटी दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमारा ड्यूटी टाइम होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, 9 to 5:30 PM। ऐसा कुछ नहीं है कि लेट सीटिंग वगैरह का कोई सीन नहीं होता है, तो इसलिए आप इस चीज की टेंशन ना लें। फिर हम आगे स्टेनोग्राफर का सिलेबस देखेंगे, और उसका एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट कितनी होती है, और सबसे मेन चीज सैलरी कितनी होती है, और हमें कब तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, हमें कितना टाइम लगता है, और प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस जॉब, इस जॉब के कुछ प्रोज और कॉन्स है तो वो क्या है, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ। ये जो हमारा एग्जाम है एक 12th बेस्ड एग्जाम है। इसमें हमें ग्रेजुएशन की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर हम ग्रेजुएट नहीं भी है तभी भी हम स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। सिंपली हमें 12th का एग्जाम पास करना होता है, और उसके बाद हम स्टेनोग्राफर का फॉर्म भर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है कि हमें ग्रेजुएशन करने की कोई जरूरत नहीं है या फिर वेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली 12th करो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो 3 टियर में होता है। जो हमारा ये एग्जाम होता है वो 3 टियर में होता है। सबसे पहला जो है वो सीबीटी होता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और अगर हम सीबीटी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद हम सेकंड टियर के लिए अपियर होते हैं, जो कि हमारा स्किल टेस्ट होता है। और जो हमारा स्किल टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उसके मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। और अगर हम ये दोनों ही एग्जाम क्लियर कर लेते हैं फिर हम अपने थर्ड फेज में पहुंचते हैं, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और अगर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सही से हो जाएगा तो फिर हम स्टेनोग्राफर बन जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है सीबीटी, जैसे कि मैंने बताया था ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, हमें कंप्यूटर पे हमारा एग्जाम होता है। तो ये जो हमारा सीबीटी का जो सिलेबस है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग। जो हमारी इंग्लिश है वो हमारी 100 मार्क्स की आती है। जीएस, जिसे हम गेम चेंजर भी कहते हैं, वो हमारी 50 मार्क्स की आती है। और बची हमारी रीजनिंग, रीजनिंग भी हमारी 50 मार्क्स की आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एग्जाम में मैथ्स आता है कि नहीं आता है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसमें नो मैथ्स, कोई मैथ्स नहीं आता है। सबसे बड़ा जो मेरिट है इसकी वो यही है कि इसमें मैथ्स नहीं आता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश कहाँ से पढ़े, जीएस को कैसे टैकल करना है, या फिर रीजनिंग के कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है, या फिर मैंने कहाँ से पढ़ा था, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए हमारी एक डिटेल वीडियो आने वाली है, जो कि आपको जरूर देखनी है। और आगे की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर देना। अगर हम फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स ले आते हैं और हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाती है तो फिर हम सेकंड ईयर के लिए अपियर होते हैं, जो कि हमारा एक स्किल टेस्ट होता है। मैं आपको बता दूं कि स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। और जो हमारा स्किल टेस्ट होता है उसमें हमें 10 मिनट की एक डिक्टेशन मिलती है, जो कि हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है। और जो डिक्टेशन बोलती है उसे हमें शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। शॉर्ट हैंड हमारी एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड का मतलब है हम किसी भी वर्ड को छोटा करके लिखे जिससे हमारा टाइम बच जाए, तो हमें उसको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। और जो हमारी शॉर्ट हैंड होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम हिंदी सीख रहे हैं या फिर इंग्लिश सीख रहे हैं।
बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है उसमें 2 कट ऑफ निकलते हैं, एक तो ग्रेड सी के लिए और एक ग्रेड डी के लिए। अगर हम दोनों ही कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो दोनों ही एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है। जो हमारा ग्रेड सी का एग्जाम होता है उसमें हमें 1000 वर्ड्स बोलते हैं 10 मिनट्स में, जो कि हमारी एक 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होती है। और जो हमारा ग्रेड डी का एग्जाम होता है उसमें हमें 800 वर्ड्स बोलते हैं 10 मिनट्स में, जो कि हमारी 80 WPM की स्पीड होती है। अगर आप एक ट्रू एस्पिरेंट हो तो आप इजीली इस स्पीड को अचीव कर सकते हो। और शॉर्ट हैंड सीखने के साथ साथ हमें हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आप शॉर्ट हैंड सीख रहे होंगे उसी की टाइपिंग भी सीखनी होती है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे हमने शॉर्ट हैंड में अपनी डिक्टेशन लिख ली, उसके बाद हमें क्या करना होता है, जिस लैंग्वेज में हमें डिक्टेशन बोली गई थी हमें बाद में अपने लैपटॉप पे उसी लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्ट करना होता है। फिर उसमें हमारा जो मैटर चेक होता है और उसमें हमारी एरर देखी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने गलत लिख दिया तो हमें डिस्क्वालीफाई कर देंगे, नहीं। जो हमारी एरर होती है ना, ग्रेड सी में जो अनरिजर्व कैटेगरीज होती है उनके लिए 5% एरर माफ है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है, उनके लिए 7% एरर माफ है। और जो हमारे ग्रेड डी का एग्जाम होता है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8% एरर माफ है, और फिर से रिजर्व कैटेगरी के लिए एक प्लस पॉइंट है जो कि उनके लिए 10% एरर माफ है। तो अगर आप एक ट्रू एस्पिरेंट हो तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं सैलरी एंड प्रमोशन क्राइटेरिया पे। तो जो हमारा ग्रेड सी होता है उसका जो ग्रेड पे होता है 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे दोनों होते हैं। जो 4200 ग्रेड पे होता है ये लेवल 6 की जॉब होती है, और जो 4600 ग्रेड पे होती है ये लेवल 7 की जॉब होती है। अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू एज एन एएसओ ज्वाइन करते हो तो आपका पे लेवल सेम रहता है जो कि 4600 ग्रेड पे है। जो हमारा ग्रेड डी का ग्रेड पे होता है वो 2400 होता है, जो कि एक लेवल 4 की जॉब है। इसकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है, ऐसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और वैसे भी जल्दी हमारा 8th पे कमीशन आने वाला है, फिर तो हमारी सैलरी बढ़ी जाएगी। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर हम एज ए ग्रेड डी स्टेनोग्राफर भी ज्वाइन करते हैं तो हम दिल्ली में आराम से रह लेंगे, हम अपना अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं आपको प्रमोशन क्राइटेरिया बताती हूँ। जो हमारा प्रमोशन है वो बेटर देन सीजीएल एंड अदर एसएससी एग्जाम्स है। जैसे आप एसएससी सीजीएल क्रैक करते हो या फिर सीएचएसएल एमटीएस जो एसएससी के अदर एग्जाम है उनसे कई गुना बेटर प्रमोशन है हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर में। उसके दो टाइप होते हैं, एक तो हम थ्रू डिपार्टमेंटल एग्जाम, हम डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भी प्रमोशन ले सकते हैं, और उसका हमें फायदा और मिलता है कि हम उसमें अपनी लाइन भी चेंज कर सकते हैं। और दूसरा हमारा सिंपल है जो कि नॉर्मल प्रमोशन होता है, जो कि हमारा 8 to 10 years में हो जाता है। तो ये था हमारा सैलरी और प्रमोशन क्राइटेरिया। इसके बाद हम देख लेते हैं पक्ष ऑफ ए बीइंग स्टेनोग्राफर। अब हम देखेंगे कि स्टेनोग्राफर बनने के क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे कि हम एज ए स्टेनोग्राफर ज्वाइन करते हैं तो हमें इंडिया की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में काम करने का मौका मिलेगा। जैसे कि मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में वर्किंग हूँ, तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होगा। और सेकंड हमारा ये है कि हम ग्रेड ए ऑफिसर्स के साथ भी काम करेंगे। जैसे कि ग्रेड ए ऑफिसर्स में हमारे डिप्टी सेक्रेटरी सर आते हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे होम सेक्रेटरी हो गए, और इवन हम अपने मिनिस्टर्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात होती है। क्योंकि अगर आप किसी ग्रेड ए ऑफिसर के पीए हो तो आप उनसे पर्सनली अटैच रहते हो, तो आप जो नॉर्मल पीपल से ज्यादा अच्छा फील करोगे और आपकी कहीं ना कहीं पावर भी रहेगी। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, और मुझे भी पर्सनली ये बेनिफिट बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट है हमारा कि हम फॉरेन कंट्रीज में भी वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एसएससी स्टेनो के थ्रू एमईए को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम फॉरेन कंट्रीज में भी सर्व कर सकते हैं, मतलब हमें फॉरेन जाने का भी मौका मिलता है। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आज की इस वीडियो में हमने स्टेनोग्राफर के बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, और अगर आपका इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात और, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहता है तो हमारे चैनल को विजिट कर सकता है।
और जो उसमें शॉर्ट हैंड सीरीज चल रही है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू।